हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो दोस्तों, इस रूसी क्रांति का 2 टॉपिक हमने पहले पढ़ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसका 3rd टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। तो दोस्तों, चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने सभी वीडियोस में पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करते हैं और साथ में उसके जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसको समझते हुए चलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके जैसे विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरह था। हाँ, इसी तरफ था। ठीक है। तो बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके थे। किसके बाएं किनारे पर? तो नेवा नदी के बाएं किनारे पर। ठीक है। और उसके दाएं किनारे पर मजदूरों के क्वार्टर थे, कारखाने इत्यादि थे। ठीक है। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई और उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा ही पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे और इसलिए वह जार ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। ठीक है। तो संसदीय प्रतिनिधि जो थे वे चाहते थे कि सरकार बची रहे, इसलिए जार द्वारा जो ड्यूमा को भंग करने की कोशिश की जा रही थी उसका विरोध करते हैं। जार कौन होता था? तो रूसी साम्राज्य का सम्राट होता था। ठीक है। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। ठीक है। तो 22 फरवरी को क्या होता है? 22 फरवरी को दाएं तट पर एक फैक्ट्री थी, उसको तालाबंदी कर दी जाती है, मतलब उसमें ताला लगा दिया जाता है। अगले दिन इसी फैक्ट्री के मजदूर और अलग से और भी अलग अलग फैक्ट्रियों के 50 मजदूर हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। ठीक है। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें भी कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। ठीक है। तो औरतें भी बहुत सारी फैक्ट्रियों में यहाँ पर हड़तालें कर रही थी, इसीलिए इस दिन को आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम भी दिया गया। ठीक है। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच निवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर से इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया और रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। इस तरह की चीजें हो रही थी। ठीक है। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। ठीक है। तो यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है।
अब देखिए, अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने के लिए गया और सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। जार को ये सलाह दिया जा रहा है कि राजगद्दी छोड़ दे, ठीक है। उसके सैनिक कमांडर उसको ये सलाह दे रहे हैं। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। कब गद्दी छोड़ी? तो 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी, ठीक है, जार ने। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली, ठीक है। ड्यूमा और जो सोवियत है, ठीक है, इनके नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली, राजगद्दी जब राजा छोड़ दिया तब। और तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, ठीक है। और फैसला लिया गया कि संविधान सभा को सौंप दिया जाए कि भविष्य में, रूस के भविष्य में किस तरह के कानून बनाए जाए और भी कई चीजें, फैसले किस तरह से लिए जाएं, ठीक है, किन के हाथों में शक्तियां हों, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो उनको मतलब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के हाथ में जिम्मेदारी सौंप दी गई। और उस संविधान सभा का चुनाव कैसे किया जाए? तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, ये कहा गया। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था, ठीक है। ये पेट्रोग्राद कहाँ है? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय में, ठीक है। तो ये क्या है? देखिए, फरवरी 1917 को क्या होता है? राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था, ठीक है। तो गद्दी को किसने हटाया? तो पेट्रोग्राद की जनता ने हटाया राजा को गद्दी से, ये कहा जा रहा है। इसलिए उन्होंने झंडा उनके हाथ में था, ये लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी के बाद क्या होता है। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे और जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आ गए थे, ठीक है, रूस लौट आए थे। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन की अप्रैल थीसिस किसे कहा जाता है? यहाँ पे देखिए, अप्रैल थीसिस 3 मांगों को कहा जाता है। और वो 3 मांग कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए, पहला मांग क्या है? उनका कहना था कि अब सोवियतों को अपने हाथों में सत्ता ले लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या था? युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 मांगे थे, ठीक है। सोवियतों को सत्ता ली जानी अपने हाथ में लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा था? 3 मांग उसके क्या थे अप्रैल थीसिस के? सबसे पहले तो युद्ध समाप्त किया जाए, दूसरा सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और तीसरा मांग क्या था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसको उन्होंने अप्रैल थीसिस के नाम से, उनके अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, ठीक है। उन्होंने और ये भी कहा कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। क्यों रख दिया जाए? क्योंकि उनके जो उद्देश्य हैं उसको और अधिक स्पष्ट किया जाए, इसलिए। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अब समाजवादी क्रांति के लिए
सही वक्त नहीं आया है। ठीक है, अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों की मजदूर आंदोलन गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई और इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी और सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना और भागना भी पड़ा। गांवों में किसान और उसके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी और सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब देखिए अक्टूबर 1917 में क्या होता है, 1917 में क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 अक्टूबर 1917 की डेट आपको याद करनी है। इस दिन क्या हुआ, लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, इस तरह की चीजें हुई। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रस्टकी ने के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, लियोन ट्रस्टकी के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 24 फरवरी को विद्रोह शुरू हो गया था। विद्रोह कब शुरू हो गया था, 24 फरवरी को विद्रोह शुरू हो गया था। ठीक है, संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए और तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर डाला। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। ठीक है, सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया अपने बचाव के लिए। ठीक है, पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। ठीक है, कौन से युद्धपोत ने, औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़कर, नेवा एक नदी है, ठीक है, अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया और शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब देखिए क्रांतिकारियों के नियंत्रण में सब कुछ आ गया है। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोग्राद में
अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक होती है और इसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। ठीक है। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई और खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं दोस्तों। आपको इस टॉपिक में पता चला कि पेट्रोग्राद में किस तरह से क्रांति हुई, क्यों क्रांति हुई और इसमें मजदूरों का किस तरह से हाथ था, किस तरह से सहयोग रहा और साथ में बोल्शेविक पार्टी व्लादिमीर लेनिन का इसमें क्या योगदान था। ठीक है। और किस किस समय पर यहाँ पर क्रांति हुई। फरवरी से लेकर अक्टूबर 1917 तक की कहानी हमने देखी कि फ्रांस में क्या हुआ। ठीक है। किस तरह से पेट्रोग्राद में क्रांति हुई। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अक्टूबर के बाद रूस में क्या बदलाव होता है, क्या बदलता है। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो मिलते हैं इसी की तरह के और भी वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।